हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लोकी साइकोलॉजिस्ट। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी का यूनिट 1। हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का यूनिट 1 कवर कर लिया है, सो इफ़ यू गाइस हैव नॉट वॉच्ड इट येट डू चेक इट आउट। अभी हम कॉग्निटिव खत्म करेंगे, इसके बाद विल बी स्टार्टिंग विद बायोसाइकोलॉजी। तो पहले देख लेते हैं हमें इस चैप्टर में क्या क्या कवर करना है। पहले विल बी डूइंग की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बट अगैन बिफोर दैट विल स्टार्ट विद नेचर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी की कॉग्निटिव साइकोलॉजी होती क्या है एग्जैक्टली, उसके अंदर क्या क्या रिसर्च मेथडोलॉजीज यूज होती हैं। लास्टली विल बी डूइंग पैराडाइम्स ऑफ द कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब अगर हम इसको अपना क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देखते हैं, देन पैराडाइम्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें आपका 20 मार्कर भी आ सकता है, जैसे कि दे कैन आस्क यू व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पैराडाइम, कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट इट विद द कनेक्शनिस्ट और एवोल्यूशनरी और इकोलॉजिकल पैराडाइम। ठीक है, हमारे मेजरली 4 पैराडाइम्स हैं। इन पे 10 मार्कर भी आ सकता है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को एक्सप्लेन करो, एवोल्यूशनरी को करो। नेचर एंड रिसर्च मेथड इज अगैन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो धीरे धीरे आई एक्सप्लेन यू गाइस कैसे कैसे है, क्या क्या करना है। एंड अगर आंसर आता है तो डू नॉट वरी अबाउट क्वेश्चन आंसर्स एज ऑफ नाउ, उसके लिए हम बाद में एक PYQs की वीडियो कर देंगे। अभी लेट्स फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। तो पहले तो हमारे जो अल्रिक नाइजर है, ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। वाई? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने अपना कॉग्निटिव साइकोलॉजी वर्ड को टर्म करा था, दैट इन 1967। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि कॉग्निशन इन्वॉल्व्स ऑल प्रोसेसेस बाय विच सेंसरी इनपुट इज ट्रांसफॉर्म्ड, रिड्यूस्ड, इलेबोरेटेड, स्टोर्ड, रिकवर्ड एंड यूज्ड। ठीक है, तो इसको ब्रेक डाउन करके समझते हैं। इन्होंने कहा कि कॉग्निशन वो चीज़ है जिससे आपको जो भी सेंसरी इनपुट मिल रहा है, ठीक है, दिस इज योर, लेट्स से दैट आई एम टचिंग फायर, तो सेंसरी इनपुट मेरा फायर का वो हॉटनेस जो आई, वो कैसे उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो ब्रेन के अंदर, कैसे उसको प्रोसेस कर रहे हो, कैसे वो चीज़ रिड्यूस हो रही है, कैसे वो चीज़ एलैबोरेट हो रही है, किस तरीके से आप वो मेमोरी को स्टोर कर रहे हो कि हाँ अगर मैं फायर को टच करूँगी तो मेरे ऐसे लगेगा। एंड कैसे इन फ्यूचर अगर आप लेट्स से कहीं फायर देखते हो तो आपके पास वो मेमोरी आती है, आपको पता लगता है कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, तो वो कैसे इन्फॉर्मेशन रिकवर होती है, स्टोर होती है, एलैबोरेट होती है, रिड्यूस होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, वो सब कॉग्निशन है। सो मेनली जो भी आपके मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, जो भी आप अपने ब्रेन से चीज़ें कर रहे हो, चीज़ों को परसीव कर रहे हो, कोई सेंसेशन आप फील कर रहे हो या किसी चीज़ पे अटेंशन दे रहे हो, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ योर कॉग्निशन। अब जो हमारे स्टर्नबर्ग हैं वो कहते हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी वो स्टडी है जो ये पढ़ती है कि लोग कैसी चीज़ों को परसीव करते हैं, सीखते हैं, याद रखते हैं और सोचते हैं उनके बारे में। सो बेसिकली I have this anime का figure over here. So if I'm an anime fan, I would perceive it in a very good way. I would be like, oh my god, this is so cool. And if I'm not an anime fan, I would be like, क्या है ये? So you know, कैसे आप चीज़ों को परसीव कर रहे हो, कैसे आप चीज़ों को लर्न कर रहे हो। जैसे कि मुझे याद है दैट दिस इज़ अ कैरेक्टर फ्रॉम वन पीस, राइट? आई होप सो, इट्स ऑल माई ब्रदर्स, मैं आने में नहीं देखती हूँ, बट वट एवर। सो आई रिमेंबर इट, तो मैंने वो कैसी चीज़ याद करी, अब मैं उस चीज़ के बारे में कैसे सोच रही हूँ। ओके, अब ये जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी वर्ड है या कॉग्निशन जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ? सो इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉग्नोसेर। इट मीन्स टू नो, किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ को समझना। स्कोप की बात कर लेते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। ऑब्वियसली आपकी सारी ब्रेन की चीज़ों की बात हो रही है, थिंकिंग, परसेप्शन, मेमोरी, प्रॉब्लम, तो इन सारी चीज़ों के अंदर यूज़ होता है। एज आई सेड कि अल्रिक नाइजर ने फर्स्ट टाइम अपना कॉग्निशन और कॉग्निटिव साइकोलॉजी को टर्म करा था इन 1967। अब जो हमारी ये सब अच्छा जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, दिस ऑल अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी का नेचर। अब क्या है, ये साइंटिफिक है नेचर के अंदर। क्यों? अब आप कहोगे कि यार साइकोलॉजी तो आपने कहा था ठीक है, सोशल साइंस भी है और साइंस भी है, तो आप कॉग्निटिव को कैसे कह रहे हो स्पेसिफिक कि साइंटिफिक है नेचर में? हाउ इज इट नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस? इट इज़ बिकॉज जो हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी होती है वो सिस्टमैटिक मेथड से यूज़ करती है। सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर इवन दो सी आई नेवर से कि एक फील्ड ऑफ साइकोलॉजी जो है वो सिर्फ साइंटिफिक है या सिर्फ सोशल है, बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें मर्ज करती हैं। बट जब हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं तो वो क्योंकि ब्रेन प्रोसेसेस पे फोकस कर रहा है, तो वो बहुत ही ट्राई करता है कि सिस्टमैटिक मेथड्स को यूज़ करे, है ना। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स होती है, आपने EEG सुना होगा, MRI सुना होगा, तो ये सारे मेथड्स अप्लाई करे जाते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर। एक उनका प्रॉपर सिस्टम होता है, एक मेथड होता है, तो वो बहुत क्वांटिटेटिव इन नेचर होते हैं।
इंटरडिसिप्लिनरी है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स, नॉट जस्ट फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, जो दूसरे डिसिप्लिन्स हैं उनसे ओवरलैप करता है, जैसे कि फिलोसफी हो गया, न्यूरो साइंस हो गया, लिंग्विस्टिक्स हो गया। ये अब लिंग्विस्टिक्स कहाँ से आता है? अब फिलोसफी और न्यूरो साइंस तो नेचुरल सी बात है, समझ आ रहा होगा। लिंग्विस्टिक्स इज बिकॉज जैसे जैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी डेवलप हो रही थी ना, तो बिहेवियरिस्ट ने कहा कि हर एक बिहेवियर जो है वो लर्न करा जा सकता है, बट देन people like Noam Chomsky and many other linguists they came कि आप फिर लैंग्वेज के प्रिंसिपल को कैसे समझाओगे, बिकॉज a child does not necessarily learn language from कंडीशनिंग वाला चीज़ की रिवॉर्ड नहीं मिलता उन्हें, ज़रूरी नहीं है हर एक लैंग्वेज सीखने के लिए, बट धीरे धीरे दे डेवलप दिस थिंग, दे स्टार्ट टू लर्न लैंग्वेज, दे स्टार्ट टू स्पीक, दे हैव दिस एबिलिटी। तो वहाँ से लिंग्विस्टिक्स भी कनेक्ट होते हैं, मैं इन डिटेल कॉग्निटिव रिवोल्यूशन में पूरा समझाऊंगी। एज आई सेड, अटेंशन, परसेप्शन इनके अंदर पढ़ा जाता है, पैटर्न रिकॉग्नाइज आप कैसे करते हो वो पढ़ा जाता है, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज यूसेज, जो भी आपके मेंटल प्रोसेसेस है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़े जाएंगे। ठीक है, अब ये प्रोसेसेस जो होते हैं ना, ये इतने रैपिडली अगर कर रहे होते हैं, आपकी वो कॉन्शियस अवेयरनेस के कहीं ना कहीं बाहर चले जाते हैं। लाइक व्हेन समबडी कॉल्स योर नेम, आप अटेंशन दे रहे हो, आप परसीव कर रहे हो कि ओ हु इज दिस वॉइस, मतलब आप वो परसीव कर रहे हो कि अच्छा इस बंदे ने मुझे बुलाया, देन आपको वो याद करते हो कि किसकी वॉइस है। तो और ये चीज़ें इतनी धीरे धीरे इतनी जल्दी 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 हो रही होती हैं, आपको पता ही नहीं लगता। ओके, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, शैडो इन अ न्यू सिटी। जैसे कि ये मान लो कि आप अपने कहीं आप बाहर गए हुए हो, एंड आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल फ्रॉम योर स्टर्नबर्ग, आई एम टेकिंग बुक के एग्जाम्पल सो दैट अगर तुम आगे बुक को रेफर करते हो फॉर योर रीडिंग्स तो तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो जैसे कि आप मान लो वॉक कर रहे हो कहीं बारिश के अंदर, यू वेंट फॉर अ गुड वेकेशन एंड आप बाहर निकले हो, एंड आप देखते हो आपके पीछे एक शैडो है, यू रियलाइज कि हाँ कोई होटल का गेस्ट है वहाँ पे, ठीक है, कोई और बंदा आ रहा है। तो कॉग्निटिव प्रोसेस क्या हुआ, पहले आपने अटेंशन कहाँ लगाई, शैडो को देखने में, कि आपको लगा ये कुछ है, फिर आपने उसको परसीव करा कि हाँ मुझे कुछ दिख रहा है, सेंसेस के अंदर मेरे आ रही है ये चीज़ कि आई कैन सी अ शैडो, नाउ आई एम इंटरप्रेटिंग व्हाट इट इज, आई एम लेबलिंग इट, आई एम सेइंग दैट ओके इट इज अ शैडो। फिर आप रिकॉग्नाइज करो कि यार ये तो कोई नोन फिगर लग रहा है, मतलब इट इज़ नॉट अ रैंडम ब्लब सा शैडो जो मुझे नहीं पता, ये इट लुक्स लाइक अ ह्यूमन। फिर आप मेमोरी में रिट्रीव कर रहे हो कि क्या मैं इस बंदे को देखा हुआ हूँ कभी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि मान लो आप क्राफ्ट मेला में गए हो एंड आप एकदम से किसी से मिलते हो, लाइक यार ये तो कुछ सेम सेम से लग रहे हैं, आई हैव सीन द डेजा वू फीलिंग कि ये चीज़ पहले हो चुकी है, या फिर आई नो दिस पर्सन, तो आप वो रिकॉग्नाइज कर रहे हो ना, आपको फेमिलियरिटी दिख रही है, आप रिकॉल करते हो कि हाँ यार कहाँ कहाँ की बात है ये। ठीक है, फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, फिर आप बातें करते हो उनसे, डिसीजन चूज करते हो कि कैसे बात करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इतनी ऐसे हो रही होती है ना कि यू डू नॉट इवन रियलाइज, योर ब्रेन इज सो पावरफुल एंड सो 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 ऑसम दैट एवरीथिंग इज वर्किंग पैरेलली एंड यू डोंट इवन रियलाइज इट। सो प्लीज अप्रिशिएट योर ब्रेन लिटिल बिट, अ लॉट, नॉट अ लिटिल बिट। अब बताओ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट का फोकस क्या होता है। अब मैंने बता दिया कि अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिट्रीवल, ये वो सब कुछ इंटरनल प्रोसेसेस हैं, सब कुछ मेंटल प्रोसेसेस हैं। तो अगर कॉग्निटिव साइकोलॉजी उन्हें स्टडी कर रही है तो उसका एम यही होगा कि इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस को समझे, है ना। जो इन्फॉर्मेशन है आपकी वो कैसे दूसरे रिसोर्सेज से बंदा रिसीव करता है, कैसे उसे अपनी मेमोरी में रखता है, और कैसे उसके डिसीजंस बनाता है या जजमेंट्स बनाता है। ठीक है, अब ये मैटर क्यों करती है, क्योंकि कई बार हमारे एरर्स इन जजमेंट, अभी जो मैंने आपको शैडो इन द सिटी वाला एग्जांपल दिया, उसमें आप कई बार ये भी तो परसीव कर सकते हो कि ओ इट्स नॉट अ पर्सन, इट्स समथिंग एल्स, समथिंग इज रॉन्ग। और लेट्स से दैट यू आर सिटिंग इन योर रूम एंड रात हो रही है, लाइट्स आर क्लोज्ड एंड मे बी यू लेफ्ट योर कर्टन ओपन, सो हल्का सा लाइट आ रहा है एंड वो जो डोर के पीछे लगा होता है ना क्लोथ्स हैंग करने के लिए, उस पर यू फील दैट अ पर्सन इज स्टैंडिंग एंड देन यू रियलाइज लेटर ऑन कि इट्स जस्ट योर जीन्स। ठीक है, तो वो एरर है आपके जजमेंट के अंदर, आप डर जाते हो उस टाइम पे, जस्ट कवर योर हेड थिंकिंग कि अगर भूत होगा तो वो मेरी चद्दर में तो आ नहीं सकता। सो या तो इसमें ये भी बात करी जाती है कि जो आपके थॉट्स हैं वो आपके इमोशनल टर्मोइल में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। हाउ व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू फील, नॉट ऑल द टाइम बट 50% ऑफ द टाइम्स यू कैन से दैट। Research goal is to identify the thoughts
अ पर्सन एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग थिंकिंग एंड प्रॉब्लम. ठीक है, तो अगर आप कोई भी चीज़ सोच रहे हो या आप कोई चीज़ सॉल्व करने में लग रहे हो, तो जो भी आप चीज़ मेंटली कर रहे हो ना, उसमें क्या क्या चल रहा है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट पता करना चाहते हैं. डायलेक्टिक लेवल, अच्छा पहले ये तुम पूछोगे क्यों पता करना चाहते हैं. सो लेट्स से दैट इफ़ आई नो कि मेरा ब्रेन में अगर इफ़ आई think about a particular thing, it will make me happy, and if I think about a particular thing, it will make me really upset, or it will fire certain neurons in my brain जिससे कि I will eventually feel very down. तो धीरे धीरे जब आपको पता लगने लगेगा ना कि वही बात हो गई डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बिहेवियर, फिर उसके बाद आपको पता लगता है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो उस चीज़ को आगे कि अच्छा जब भी मेरे पास ये थॉट आएगा देन आई विल फील लाइक दिस, एंड उसको फिर आप धीरे 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 अगर आपको पता है कि इस रीज़न से ये हो रहा है तो आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो. सो दैट्स व्हाट द एम इज. अब डायलेक्टल डेवलपमेंट्स देख लेते हैं. डायलेक्टल, अच्छा व्हाट इज अ डायलेक्ट? डायलेक्ट से आप क्या समझते हो? सो इट इज़ बेसिकली अ डिस्कशन कि आप इंटरेक्ट कर रहे हो किसी से. तो अब कैसे कैसे स्टेजेस आए, तो जब हम डायलेक्ट की कोई भी बात करते हैं तो उसमें 3 स्टेजेस होते हैं. ठीक है, पहला स्टेज होता है हमारा थीसिस, दूसरा होता है एंथीसिस और थर्ड होता है सिंथेसिस. ठीक है, अब मैं एक बार बताऊंगी ये सब क्या क्या होता है, बट पहले समझो कि इंपॉर्टेंट क्यों है. अगर हम बातचीत नहीं करेंगे, अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे चीज़ों के बारे में, देन लेट्स से दैट अर्थ इज फ्लैट. ये एक थीसिस है कि आपने एक इनिशियली बिलीफ दे दिया या एक स्टेटमेंट आगे रख दी कि अर्थ इज फ्लैट, पर फिर थोड़ी टाइम बाद उसका एंटी थीसिस आया, उसका काउंटर स्टेटमेंट आया जो उसे चैलेंज कर रहा है कि नहीं, अर्थ इज नॉट फ्लैट, अर्थ इज राउंड. ठीक है, फिर उसका सिंथेसिस आता है कि वो दोनों को मर्ज कर रहा है कि लेट्स से दैट अर्थ व्हेन यू आर वॉकिंग इन एवरीथिंग इट सीम्स फ्लैट बट इट इज एक्चुअली इन सॉर्ट ऑफ अ राउंड शेप. तो वो सिंथेसिस हुआ कि आपने दोनों चीज़ों को मिला दिया. ठीक है, तो अगर हम इसको हमारा उसमें देखें, साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये मान लो कि एंग्जाइटी एक बंदे ने कह दी जीन से होती है, दूसरे बंदे ने कह दी इन्वायरमेंट से होती है, बट रियलिटी क्या है, दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं आपका रोल प्ले करती हैं. पर्पस क्या है इसका? इससे आपका एक बैलेंस्ड व्यू निकल के आता है. जब इट्स लाइक इन डिबेट्स, whenever you go to a debate, both pros and cons, ठीक है, both for and against is important to decide what is the best solution to it, what is the best solution to a particular problem. तो वो एक balanced evidence based understanding निकलती है. अब फंडामेंटल आइडियाज इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ थ्योरी एंड डेटा. तो जो भी हमारा डेटा कलेक्ट होता है रिसर्च के अंदर, उसको कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल सपोर्ट चाहिए. जैसे कि लेट्स से आई एम सेइंग कॉफ़ी हेल्प्स यू कॉन्सेंट्रेट मोर, तो मुझे उसके लिए कोई थ्योरी चाहिए उसके पीछे कि हाँ देर आर सर्टेन केमिकल्स इन कैफीन जो आपके ब्रेन के अंदर सर्टेन न्यूरॉन्स को फायर करते हैं जिसकी वजह से यू टेंड टू फोकस मोर. तो उसका आपको एक एविडेंस मिल रहा है, एक रिसर्च का. इफ समथिंग इज नॉट बैक्ड बाय रिसर्च तो उसको कहते हैं कि वो नहीं है, वो बेकार है, इट्स नॉट साइंस, इट्स जस्ट ओपिनियन, इट्स नॉट अ फैक्ट इफ इट इज नॉट बैक्ड बाय थ्योरी. और अगर आप कोई थ्योरी दे रहे हो कि मैंने कह दिया जैसे कि आई से दैट दिस फोन इज वाइट इन कलर, इट्स नॉट, इट्स ब्लैक. एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है इसके अंदर, मैंने सिर्फ बोला है, तो मैं कहाँ से प्रूव करूंगी? आई कांट प्रूव दैट, सो इट डजंट मेक सेंस. ठीक है, तो ये दो हमारा चीज़ होती है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ थ्योरी एंड डेटा, दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं. दूसरी चीज़ है कि हमारा जो कॉग्निटिव अडेप्टेशन होता है उसमें कुछ कुछ लिमिट्स होती हैं. ठीक है, और जैसे कि हमारे ह्यूमंस जो होते हैं वो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर अडेप्ट करते हैं अपने कॉग्निशन को कि आई विल एक्ट इन अ सर्टेन वे एट अ सर्टेन प्लेस. जैसे कि आई नो दैट there is a lot of pressure around me or there is a lot of noise around me, so I will try to focus more, I will try to concentrate more. तो मैं अपना cognition कहीं ना कहीं adjust कर रही हूँ, adapt कर रही हूँ situation के according ना. but कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा overload हो जाता है आपका and you are not able to really do anything, so you say कि अरे नहीं यार emotional overload हो गया या cognitive overload हो गया, because sometimes you get so much information that you feel कि यार मुझसे नहीं हो रहा. that is why I also make कंटेंट थोड़े पार्ट्स के अंदर, बिकॉज अगर मैं एक साथ 10 चीज़ें बता दूंगी तो वो 10 चीज़ें समझना मुश्किल हो जाएगा.
सो अगर जैसे ओवरलोड हो जाता है तो आपका अटेंशन जो होती है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो आप, यू आर नॉट एबल टू फोकस वेल, एंड आपका धीरे धीरे पुअर डिसीजंस आ जाते हैं, जजमेंट में एरर आ जाते हैं. वहाँ पे हमारे यूरिस्टिक्स भी अप्लाई होते हैं. यूरिस्टिक्स इज बेसिकली द शॉर्टकट्स दैट वी टेक एज ह्यूमंस, कि हाँ जो दिख रहा है ऊपर ऊपर से वही ठीक होगा. सो ये चीज़ें आपके लास्ट यूनिट के अंदर ज़्यादा आई एक्सप्लेन इन डिटेल, बट अभी बस ये समझ लो कि पुअर जजमेंट हो सकती है. नेक्स्ट थिंग इज इंटरेक्शन ऑफ कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस. जो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस है, इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस है, वो सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है. बट जो हमारी नॉन कॉग्निटिव प्रोसेस है, जैसे कि हमारी मोटिवेशन हो गई, हमारे इमोशंस हो गए, या हमारा जो फिजिकल स्टेट है, फिजियोलॉजिकल स्टेट है, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रही हैं एक साथ, ठीक है. इसलिए हम साइंटिफिक मेथड्स को भी यूज़ करते हैं ताकि रिलायबिलिटी बढ़े पूरी हमारी चीज़ की. And we use experiments, we use observation, we use computational methods, ठीक है. we use even multiple methods sometimes ताकि हमें पता लगे कि जो भी हम theory test कर रहे हैं, जो भी हम find करना चाह रहे हैं, is it working or is it not working. Another thing is there's two-way link between theory and application. मैंने again बता दिया ये चीज़ कि theory जो होगी उसी से आपकी practical implications निकलेगी, और अगर आप कुछ बोल रहे हो और उसके पीछे theory नहीं है या आप कोई theory दे रहे हो जिसके पीछे evidence नहीं है, then it wouldn't work out. ठीक है, से ये तो हमारा हो गया क्या क्या हमारे वो थे फंडामेंटल आइडियाज. सो रिमेंबर द मेन 4 फंडामेंटल आइडियाज: इंटरडिपेंडेंस ऑफ थ्योरी एंड डेटा, लिमिट्स होते हैं कॉग्निटिव इंटरैक्शन के, और कॉग्निटिव एडेप्टेशन के. फिर हमारा कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस इंटरैक्ट करते हैं, लिंक होता है हमारा थ्योरी और एप्लीकेशन के अंदर, एंड दीज आर द मेन 4. इसके बाद हम बात करेंगे की इश्यूज इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कि हाँ भाई हर फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पे काफी डिबेट करी जाती है, ठीक है. तो वो टॉपिक्स क्या हैं? तो फर्स्ट इज नेचर एंड नर्चर. ये सारी चीजें मैंने अभी जो बताया था ना, डायलेक्टिकल डिबेट, उसके बेसिस पे आई विल एक्सप्लेन. थीसिस refers to the innate characteristics, जैसे कि नेचर. अच्छा देखो, दिस इज वन ऑफ द वेरी मेजर issues in all of psychology, not just cognitive psychology. पहले हमारा नेचर एंड नर्चर. तो इसमें थीसिस ये है नेचर के ऊपर कि जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जेनेटिक मेकअप होता है, ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, न्यूरॉन्स किस तरीके से बने हुए हैं, वो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डिटरमिन करते हैं. जैसे कि आप ये कह लो कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो आपके अंदर से ही आई है, ठीक है. तो चॉम्स्की वाला पोर्शन आई एक्सप्लेन अगैन इन द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन. अभी के लिए लेट दैट बी, ठीक है. जैसे कि आपने 12th के अंदर इफ यू आर साइकोलॉजी, तो तुमने पढ़ा होगा कि ट्विन स्टडीज़ जो हुई थी, उन्होंने कहा कि हाँ इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रही है. ट्विन्स जो साथ में रेज हो रहे हैं उनकी 9.0 से कोरिलेट कर रही है, या सॉरी हाँ, और अगर वो हो रहा है हमारा रेज द पार्ट है तो 0.72 से कोरिलेट कर रही हैं. तो 1 से इट इज़ बेसिकली -1 से +1 के बीच में होता है कोरिलेशन. इफ़ यू गाइज डोंट नो व्हाट दैट इज़, तो बेसिकली कोरिलेशन का हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है. इट इज़ टू डिटरमिन कि दो फैक्टर जो है वो कितने इंटरकनेक्टेड है. लेट्स से कॉफ़ी एंड स्लीप. तो अगर मैं ज़्यादा कॉफ़ी ले रही हूँ तो आई वुड से कि मेरी स्लीप जो है वो कम हो रही है, तो वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है. एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है. इफ़ आई एम टेकिंग मोर कॉफ़ी एंड आई एम फीलिंग मोर स्लीपी, तो वो दोनों चीज़ें बढ़ रही है, कॉफ़ी और स्लीप, तो वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, ठीक है. इट इज़ बेसिकली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज़. एंड जितना क्लोज नंबर होता है हमारा 1 की साइड, बीट नेगेटिव और पॉजिटिव, उतना ही आपका कोरिलेशन स्ट्रांग होता है. अगर 0 है तो आपका कोई भी कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता. दो चीज़ें एकदम दे आर जस्ट सेपरेट, दे कैन नॉट बी रिलेटेड इन एनी वे. और जैसे जैसे 1 के पास आता है आपको स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन दिखता है कि हाँ ये 1 चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ को कॉज कर रही है, ठीक है. देन वी हैव इसी का अगर हम नर्चर देखें, जो एंटीथीसिस निकला, तो उन्होंने कहा कि नहीं सिर्फ जेनेटिक मेकअप का नहीं होता, इट्स योर एनवायरनमेंट ऑल्सो जो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को शेप करती है, ठीक है. अगर मान लो दैट देयर इज अ चाइल्ड हु इज बोर्न एंड ऑब्वियसली इफ इट्स अ चाइल्ड इट्स बोर्न, बट लेट्स जस्ट से कि वन मदर टॉक्स टू द चाइल्ड अ लॉट. Like I don't know if you guys have seen that lady on Instagram, but I don't know her name, like I don't remember her name,
but she holds her baby and she just talks to her baby all the time and she has like a good vocabulary. So if a child is being raised in such an environment where the parent is talking a lot, मतलब उनसे काफ़ी बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो चाइल्ड धीरे धीरे अपनी एबिलिटी को डेवलप करेगा बोलने की देख देख के. दूसरा सिचुएशन ये कि अ चाइल्ड इज़ देयर, पेरेंट इज़ देयर, बट दे डोंट टॉक. कोई भी कॉन्वर्जेशन नहीं होती, कुछ नहीं होता, वो बस खाली खाली जग सोना सोना लागे वाली फीलिंग रहती है. सो ऑब्वियसली द चाइल्ड विल नॉट स्पीक एज मच. ठीक है. सिंथेसिस इसका ये निकला कि जो कॉग्निटिव ट्रेट्स होते हैं वो इंटरैक्शन से निकलते हैं. आपकी इन्वायरमेंट और आपका जेनेटिक मेकअप दोनों एक तरीके से इम्पैक्ट करते हैं. जो आपके जीन्स होते हैं वो एक बार सेट कर देते हैं कि हाँ इससे ऊपर नहीं जाएगा वाली चीज़, और बाकी जो आपके इन्वायरमेंट फैक्टर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि कितना ऊपर तक जा रहा है. रैशनलिज्म वर्सेस एम्पेरिसिज्म. तो रैशनलिज्म ये होता है कि वो कहते हैं जो भी हमारा रीज़न होता है, लॉजिक होता है, वो प्राइमरी टूल्स है माइंड को अंडरस्टैंड करने के लिए. ठीक है. तो जैसे कि डेस्कार्टेस थे, तो उन्होंने आर्ग्यू करा कि कुछ जो ट्रूथ है ना वो सिर्फ सोचने से ड्राइव करे जा सकते हैं, सिर्फ प्रॉपर. जैसे हमारी मैथ्स होती है, तो आपको पता है कि जो है सो है. 2 + 2 is 4, 2 + 4 is not 10. ठीक है. और एंथेसिस जो है हमारा, एम्पेरिसिज्म उसके बाद है. उन्होंने कहा कि जो नॉलेज है वो सेंसरी एक्सपीरियंस और में गाइडेड होनी चाहिए, बेस्ड होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स के अंदर बेस्ड होनी चाहिए. ठीक है. सो जॉन लोक ने एक हमारा वो दिया था कि टैबुला रासा का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर ही सेट कि जो हमारा माइंड है इट इज़ लाइक अ ब्लैंक स्लेट. It is shaped by what you experience. If I have had a very negative relationships in the past, तो मैं बहुत pessimistic हो जाऊंगी, because मेरे माइंड में रहेगा कि हाँ मेरे साथ इन पास्ट ये हुआ तो मेरे साथ इन फ्यूचर भी ये होगा. सिंथेसिस ये निकला कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी लॉजिकल मॉडल्स को भी यूज़ करती है और एम्पेरिकली भी चीज़ों को टेस्ट करती है. नेक्स्ट इज योर स्ट्रक्चर वर्सेस प्रोसेस. तो इन्होंने कहा कि जो पहले ये आया कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो होगी वो मेंटल स्ट्रक्चर्स पे फोकस करेगी, मेमोरी स्टोर्स पे करेगी, नॉलेज स्कीमास पे करेगी, ब्रेन रीजन्स पे करेगी. ठीक है. अब नहीं समझ आ रहा तो मेमोरी स्टोर तो बेसिक है. देखो, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी. स्कीमा एज ऑफ नाउ कंसिडर इट like wait, as of now just consider it as a part of your thought, as a basis of your thought. ठीक है. एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ योर थॉट. फिर उसके बाद हमारे ब्रेन रीजन, जैसे अमिगडाला हो गया, इमोशनल चीज़ों के लिए होता है, हिपोकैम्पस फॉर मेमोरी. सो इन स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं. ठीक है. जैसे एटकिंसन शिफरन ने मेमोरी का मॉडल दिया था, दिस आई विल कवर इन योर इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, बट इफ यू डू नॉट नो आई जस्ट गिव यू आइडिया. ही गेव द बॉक्स एंड एरो मॉडल. तो उन्होंने कहा कि हमारी जो चीज़ें होती हैं वो पहले हमारे सेंसरी मेमोरी में आती हैं, वहाँ पे वो 3 सेकंड के लिए भी नहीं रहती. फिर हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है. ठीक है. फिर वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती हैं. एंड देयर इज़ अ फिल्टरिंग प्रोसेस दैट गोज थ्रू इट. यहाँ पे भी कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ निकल जाती है. सो यू डू नॉट नीड टू गो इन टू डिटेल्स ऑफ दैट एट द मोमेंट, बट हाँ ऐसा उन्होंने बॉक्स एंड एरो मॉडल दिया था. इट्स ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल. मैं अभी आगे समझाऊंगी ये पूरा मॉडल, डोंट वरी. It's also there in your paradigms of cognitive psychology. दूसरा है process. तो it focuses on how thinking happens, the mechanisms and sequences of mental activity. अब तुम्हें अगर याद होगा तो तुमने पढ़ा है एक स्ट्रक्चरलिज्म और एक पढ़ा है फंक्शनलिज्म. ये मैंने इंट्रो में कवर करा है, नहीं देखा तो देख लेना. सो बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म ये था कि हमारे जो विलियम वुंड थे उन्होंने कहा कि हमारा ब्रेन जो है स्ट्रक्चर्स के अंदर डिवाइडेड है, तो वो स्ट्रक्चर के हिसाब से चीज़ों को स्टडी कर रहा था. फिर विलियम जेम्स आए, उन्होंने कहा नहीं, हम फंक्शंस पे स्टडी करेंगे कि क्या चीज़ का क्या फंक्शन निकल रहा है. ठीक है. तो बेसिकली जो हमारा प्रोसेस है वो देखता है कि जो चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है. स्ट्रक्चर देखता है कि कहाँ हो रही है, किस तरीके से हो रही है, किस जगह पे हो रही है. तो वो बहुत स्ट्रक्चर्ड है. प्रोसेस कैसे हो रही है. ठीक है. स्ट्रक्चर इज व्हाट इज हैपनिंग, प्रोसेस इज हाउ इज इट हैपनिंग. और सिंथेसिस यही है कि दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं. कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्ट्रक्चर भी यूज़ करती है, प्रोसेस भी यूज़ करती है. नेक्स्ट इज आर डोमेन जनरलिटी एंड डोमेन स्पेसिफिसिटी. थीसिस क्या है इसका? कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो होते हैं ब्रॉड होते हैं और वो अपने अलग अलग एरियाज ऑफ थॉट में अप्लाई होते हैं. ठीक है. जैसे कि हमारी मेमोरी की बात कर लें, वर्किंग मेमोरी, तो वो हमारी मैथ्स में भी हेल्प करेगी, डायरेक्शंस में भी हेल्प करेगी, लैंग्वेज में भी हेल्प करेगी. तो जो हमारे प्रोसेस है ना, वो एक प्रोसेस आपकी 10 चीज़ों के अंदर हेल्प करेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्रॉड प्रोसेस. एंथीसिस क्या आया कि नहीं जी, स्पेसिफिक होते हैं,
जैसे कि somebody knows how to play a guitar because they have practiced it. वो स्पेशलाइज स्किल है एक हमारी, ठीक है. एंड देन वी हैव सिंथेसिस की ऑब्वियसली कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो जनरल होते हैं, जैसे अटेंशन आपकी हर जगह लगती है, मेमोरी आपकी हर जगह यूज होती है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं. लैंग्वेज को प्रोसेस करना, इफ आई एम समबडी हु डज नॉट नो इंग्लिश एंड मेरे से कोई आगे इंग्लिश में गटर गटर कर देगा, मुझे कुछ भी नहीं समझाएगा. माई ब्रेन वुड बी लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड. ओके. Validity of causal inferences and ecological validity is your next issue. Ecological validity, इकोलॉजी नाम से ही समझ आ रहा है कि कॉग्निशन जो है उसको रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टडी करना. ठीक है, आपने एक चीज़ थी कि आपने बोल दिया कि ये चीज़ होती है, और दूसरी चीज़ ये है कि आप आए, आप उस कॉन्टेक्स्ट में बैठे और आपने उन चीज़ों के बारे में पढ़ा, उन चीज़ों को समझा, हाउ दे आर अकरिंग इन रियल लाइफ. ठीक है. एंटीथीसिस ये हो गया कि लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो एक बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देते हैं एंड दे आर बेटर कि आप कॉज इफेक्ट कैसे निकाल रहे हो. ठीक है. लेट्स से दैट अ पर्सन इज शॉपिंग एट अ सुपर मार्केट एंड दे पिक अप अ पैकेट ऑफ ओट्स. ठीक है. अब उनके 10 रीज़न हो सकते हैं कि वो क्यों नहीं खरीद रहे उसको. इज इट एक्सपेंसिव? आर द इंग्रेडिएंट्स नॉट एज पर व्हाट दे वांट? लैबोरेटरी में क्या होगा, बंदे को पता है उन पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो अपनी बायस कहीं ना कहीं लगाएगा. वो बोलेगा अगर उसको लग रहा है कि आई डोंट वांट टू से दैट ओ आई एम केयरिंग अबाउट मनी, और लेट्स से दैट आई डोंट हैव इनफ मनी टू बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो वो कहेंगे कि नहीं आई जस्ट डोंट नीड इट और समथिंग लाइक दैट. ओके. तो जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके यूज़ करती है. नेक्स्ट इज योर अप्लाइड वर्सेज बेसिक रिसर्च. आई नो इट्स अ लिटिल हैवी टॉपिक बट इट्स ईजी. अगर तुम इसको पॉइंटर्स में बस याद रख लो. यू डोंट नीड टू लर्न ऑल दिस इतना बड़ा 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 जो मैंने लिखा है. यू जस्ट नीड टू लर्न द मेन टॉपिक्स एंड उसके हिसाब से बस तुम्हें लिखना है. समझ लो, अपने आप लिख लोगे. डू नॉट वरी, इट्स वेरी ईजी. बेसिक रिसर्च क्या होती है, मैंने इंट्रो में बहुत अच्छे से समझाई थी ये चीज़. बेसिक रिसर्च वो होती है जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देखती है कॉग्निशन के. वो प्रैक्टिकलिटी की नहीं सोचती, वो क्यूरियोसिटी से डेवलप होती है कि यार अच्छा ये चीज़ काम कैसे करती है. इट्स नॉट थिंकिंग कि हाँ ये चीज़ मुझे पता लग गया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी ऐसे काम करती है तो मैं इसको इम्प्रूव ऐसे करूँ ताकि लोगों की हेल्प हो जाए. इट्स नॉट थिंकिंग दैट. इट इज़ ओनली थिंकिंग कि वर्क कैसे करे, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जस्ट टू डेवलप थ्योरी. अप्लाइड रिसर्च जो होती है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है. वो कहती है कि यार आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम जा रहा है. गोल्ड फिश मेमोरी होता है जो गोल्ड फिश अटेंशन एक्चुअली द वियर्ड पार्ट इज हमारा आज का जो अटेंशन स्पैन है दैट इज लेस देन दैट ऑफ अ गोल्ड फिश. सो वी आर देयर नाउ. तो जो एंटीथीसिस था उन्होंने कहा कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, वो अटेंशन स्पैन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं. सिंथेसिस ये कि दोनों चीज़ें साथ में वर्क करती हैं. नेक्स्ट इज योर बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मॉडल्स. थीसिस ये है कि जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी है उसको स्टडी करा जाए कॉग्निटिव टास्क के ड्यूरिंग, कि हमें कैसे हमारा लेट्स से दैट आई एम थिंकिंग एंड द फ्रंटल लोब ऑफ माई ब्रेन लाइट्स अप. ठीक है, तो मेरे को पता लगेगा कि वो वाला प्रोसेस जो है, वो वाला एरिया जो है वर्क कर रहा है. ठीक है. जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरे कौन सा ब्रेन का कौन सा एरिया लाइट अप कर रहा है, कहाँ न्यूरॉन की फायरिंग हो रही है. एंटीथीसिस ये है कि बिहेवियर जो होते हैं हमारे, जो एक्सटर्नल प्रोसेसेस होती हैं उसके हिसाब से मेजर करो आप कॉग्निटिव साइंस को. जैसे कि एक स्ट्रूप टेस्ट है. इफ़ यू डोंट नो आई लेट यू नो क्या होता है. आई एम राइटिंग सम कलर्स. ओके, wait. Just give me a minute. I'll make 2 tables and I'll just write like 4 colors. नाउ इफ़ आई आस्क यू कि मेरे को बताओ कि ये कलर कौन सा है, तो तुम देखते ही पहले तुम्हारे माइंड में आ रहा है रेड, जबकि एक्चुअली द कलर इज पर्पल.
एंड व्हेन आई सी विच कलर इज दिस, तुम्हारे माइंड में आ रहा है ग्रीन, जबकि द कलर इज ब्लू. But when I ask here which color is this, you'll immediately say green, you'll immediately see red. Why? Because हमारा जो language part है, as we grow up, हमारी, क्योंकि we have learned language now, तो हमारा language वाला process जो है वो जल्दी work कर रहा है. हमारा perceive जो हम कर रहे हैं वो हम language को जल्दी perceive कर रहे हैं. We are not able to perceive the color as faster. यही चीज़ if I ask a toddler, if I ask a child who does not have any knowledge कि कौन सा कलर क्या है, स्पेलिंग वाइज, इसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं हुए, तो वो इसको देख के ब्लू ही बोलेगा और इसको देख के पर्पल ही बोलेगा. ठीक है. तो जो हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी होती है वो बायोलॉजी को भी देखती है और वो बिहेवियर को भी देखती है हमारे, एंड एक कंबाइन प्रोसेस को यूज करती है. ठीक है. नाउ वी हैव द डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. आज मैं सिर्फ डोमेन्स तक ही कवर करूंगी, या ओके आई विल डू स्कोप अलोंग विद इट. हिस्ट्री हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे. थोड़ा सा ही कंटेंट है, डोंट गेट ओवरवेल्म प्लीज. एंड अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, गो पॉज द वीडियो, टेक अ 5 मिनट ब्रेक, एंड व्हेन यू फील बेटर कम बैक. न्यूरोसाइंस हमारा पहला डोमेन है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का. सो मेनली हम देखते हैं क्या क्या डोमेन्स है. पहले हमारा न्यूरोसाइंस, देन हमारा परसेप्शन है, हमारा पैटर्न रिकॉग्निशन है, अटेंशन है, मेमोरी है, कॉन्शियसनेस है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है, इमेजरी है, लैंग्वेज है. ठीक है. लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, 10 है, बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी इजी, एंड एक बार समझ जाओगे तो याद हो जाएगा. और एक बार समझ आ जाएगा ना तो तुम इन 10 के अलावा और 10 चीज़ें भी निकाल लोगे. ठीक है. तो न्यूरोसाइंस जो हमारी होती है, न्यूरो से समझ आ रहा है कि भाई ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है. ठीक है. तो ये जो बायोलॉजिकल फाउंडेशन होती है कॉग्निशन की, उसको एक्सप्लोर करती है कि कैसे कोई न्यूरॉन है या ब्रेन रीजन है. जैसे आई टोल्ड यू, हिप्पोकैम्पस जो है, गाइज मेरी राइटिंग गंदी आती है, दैट्स बिकॉज आई डोंट हैव अ पेन टैब. आई एम वर्किंग ऑन माई लैपटॉप विद माई फिंगर. मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो, मैं पैसे आ जाएंगे तो कर लूँगी काम. बट ओके व्हाटएवर, कमिंग बैक, सॉरी. तो जैसे हिप्पोकैम्पस है, वो मेमोरी के टाइम पे एक्टिव होता है. जब आपको कोई चीज़ याद करनी होती है तो आपका हिप्पोकैम्पस वर्क करता है. आपका अमिगडाला तब वर्क करता है जब आप इमोशन प्रोसेस करते हो. ठीक है. आई एम फीलिंग सैड, माई अमिगडाला इज वर्किंग. सो वो आपका कौन सा रीजन कहाँ वर्क कर रहा है. ठीक है. तो ये ब्रेन फंक्शंस को इन्वेस्टिगेट करता है, क्या चीज़ लर्निंग में हेल्प करती है, क्या चीज़ मेमोरी, अटेंशन, इमोशन, सब चीज़ों में हेल्प करती है. अब कैसे, क्योंकि न्यूरोलॉजी से कनेक्टेड है, न्यूरोसाइंस से कनेक्टेड है, तो हम अगैन मशीन्स को यूज़ करते हैं. जैसे कि ईईजी होती है, विच इज़ बेसिकली योर इलेक्ट्रिकल इंसेफेलोग्राम. ठीक है. तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके ब्रेन की इलेक्ट्रिकल वेव्स को मेजर करा जाता है. एफएमआरआई इज़ अगैन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. तो उसको, वो ब्लड फ्लो को हमारा देखती है, मेजर करती है. ये टेक्निक्स के लिए आई विल गो इन डेप्थ बाद में, अभी उसको इतना फोकस मत दो, इस यूनिट के लिए इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. देन वी हैव हेल्प्स टू एक्सप्लेन हाउ डैमेज्ड. हाँ, तो अगैन अगर आप समझ रहे हो कि कौन सी चीज़ से क्या चीज़ वर्क कर रही है, इफ आई एम टेलिंग दैट हिप्पोकैम्पस से मेरी मेमोरी है, तो अगर मेरा हिप्पोकैम्पस ख़राब हो गया तो मेरी मेमोरी पे इफेक्ट आएगा, मेरी मेमोरी जाएगी. ठीक है. सो वी कैन हेल्प अंडरस्टैंड कि कौन से एरिया से कौन सी डिफिकल्टी हो रही है, ताकि हम उसे ट्रीट बेटर कर सकें. नेक्स्ट इज़ योर परसेप्शन. ये इन्वॉल्व करता है इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना अपने सेंसरी ऑर्गन से और उसको इंटरप्रेट करना. मतलब ठीक है, I can see this is orange, right? I can sense this is hard. तो ये जो मेरा पकड़ा ना, इसी में सेंस हो गया, इसी मैंने परसीव कर लिया. एंड नाउ इफ माई आईज आर क्लोज एंड आई एम जस्ट परसीविंग इट लाइक दिस, आई फील ओ इट्स अ लॉन्ग, very short, not short, very thin sort of it's a stick sort of a thing, and then I come to the top and there is a tip, so I'll feel oh it looks like a pen, and then I press it here and I feel like oh it's definitely a pen. तो मैं चीज़ परसीव कर रही हूँ मेरे सेंसरी ऑर्गन से. ठीक है. परसेप्शन से अब हमारे कई बार एरर्स भी हो जाते हैं. जैसे कि देयर इज़ अ वेरी पॉपुलर इल्यूजन. इट्स पॉपुलर बिकॉज लॉट ऑफ पीपल एक्सपीरियंस इट. जब तुम हाईवे पे जाते हो ना, एंड एकदम वो सनसेट वाला वाइब हो रखा होता है, या सनराइज या सनसेट का टाइम होता है, एंड तुम आगे देख रहे हो रोड खाली है, तो तुम्हें लगेगा कि आगे रोड गीली है, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू. योर रोड इज़ एकदम ड्राई, बट इट अपीयर्स टू बी वेट. जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल हैव सम वाटर. ओके.
ठीक है, कई बार इससे ऑप्टिकल इल्यूजन्स हो जाते हैं. ओके, अनदर इल्यूजन आई विल से, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, लेट्स से आई एम स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ माई हाउस एंड मेरे से 500 मीटर्स दूर कोई बंदा खड़ा है, तो मेरे ना मुझे दिखेगा दैट पर्सन इज वेरी स्मॉल. अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, एंड अ पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हियर, एंड भले हमारी इन रियलिटी सेम हाइट है, बट क्योंकि मैं यहाँ से परसीव कर रही हूँ दूर है, तो मुझे लगेगा कि वो छोटा है. ठीक है, सो आपका एक विजुअल इल्यूजन होता है. बट बिकॉज नाउ वी आर desensitized टू इट इन अ वे, तो हमें वो बंदा छोटा दिख रहा होता है. देन ऑल्सो वी आर एबल टू परसीव द साइज, क्योंकि हम इतनी बार मिल चुके होते हैं, हमारे ब्रेन को रियलिटी पता होती है. नेक्स्ट इज योर पैटर्न रिकॉग्निशन, कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस जिससे ब्रेन जो है वो इरेगुलरिटीज को या रेगुलरिटीज को अपना डिफाइन करता है कि हाँ दिस सीम्स नॉर्मल. या कई बार ऐसा होता है कि यार everything falls into place and you are like, you just figure out that last piece of information about a gossip or about something, and then you're just like, oh, now it all makes sense. तो वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, आप कैसे रीड करते हो, आप चेहरों को रिकॉग्नाइज करते हो जो, ठीक है, लाइक यू सी मी एंड यू से अच्छा दिस इज दैट लोकी साइकोलॉजिस्ट वाली दीदी. ठीक है, स्पीच को समझना, कॉम्प्लेक्स चीजों को इंटरप्रेट करना, विजुअल सीन्स को समझना, इट्स ऑल पार्ट ऑफ योर पैटर्न रिकॉग्निशन. नेक्स्ट इज अटेंशन. अटेंशन वेरी बेसिक, आपके पास 1000 स्टिमुलाइज हैं अभी. ट्रस्ट मी, द रूम दैट यू आर सिटिंग इन, उसके अंदर एटलीस्ट 50 ऑब्जेक्ट्स हैं. दैट इज द बेयर मिनिमम. चैलेंज में ओपनली कमेंट करके बताओ अगर उससे कम है तो प्लीज चैलेंज में ओपनली. कहीं ना कहीं छोटी सी चीज होगी एंड देर आर अबव 50 थिंग्स, 50 स्टिमुलाइज इन योर रूम, एंड तुम फिर भी फोकस कर रहे हो इस वीडियो पे, तुम फिर भी फोकस कर रहे हो सुनने पे, तो इट्स बिकॉज तुम्हारी अटेंशन लग रही है. योर सेलेक्टिव अटेंशन इज बीइंग अप्लाइड. एक पर्टिकुलर टास्क पे आप अटेंशन लगा रहे हो. या डिवाइडेड ये कि आप मेरी पीपीटी भी रीड कर रहे हो, आप मुझे सुन भी रहे हो, तो आप दो चीज़ें साथ में कर रहे हो, या आप लिख भी रहे हो और आप सुन भी रहे हो, आप दो चीज़ें साथ में कर रहे हो. ठीक है, सो योर अटेंशन कैन बी सिलेक्टिव और इट कैन बी डिवाइडेड. रिसर्च देखती है कि कैसे आपकी अटेंशन, लर्निंग, मेमोरी, परसेप्शन को इफेक्ट करती है. सी आई प्रोवाइड यू विद द पीपीटीज, डू नॉट वरी अबाउट इट. एंड आई थिंक अगर तुमने मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर लिया लोकी साइकोलॉजिस्ट की, तो मैंने पीपीटी ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है. स्टिल इफ यू वांटेड यू कैन ऑलवेज डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम. इट्स अगैन लोकी साइकोलॉजिस्ट ओनली. ठीक है, आई जस्ट इरेज दैट, नेवर माइंड. सो मेमोरी जो है वो हम स्टडी करते हैं कैसे इन्फॉर्मेशन एनकोड हो रही है. ठीक है, उसको स्टोर कैसे करा जा रहा है, मेंटेन कैसे करा जा रहा है, रिट्रीव कैसे करा जा रहा है जब आपको उसकी नीड है. अभी आप पढ़ रहे हो तो आपका धीरे धीरे माइंड में चीज़ें बैठ रही हैं, आप उनको स्टोर कर रहे हो. ठीक है, फिर आप कल पेपर देने जाओगे फॉर एग्जाम्पल, तो आप वो रिट्रीव करोगे, आप सोचोगे अच्छा मैंने कुछ पढ़ा था, क्या चीज़ थी. ठीक है, मेमोरी अलग अलग टाइप की होती है. सेंसेस आपके जो होते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है, वर्किंग मेमोरी जो होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है. लॉन्ग टर्म में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक्सप्लिसिट होता है, इम्प्लिसिट होता है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आई एक्सप्लेन इन योर इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, सो डू नॉट वरी अबाउट इट. अभी बस एक ओवरव्यू ले लो इसमें, क्योंकि ओवरव्यू ही रिक्वायर्ड है कॉग्निटिव में. ठीक है, अगर मैं इसमें समझाने लग जाऊँगी हर एक चीज़ इन डेप्थ, तो वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, देन तुम्हें कॉग्निटिव ओवरलोड होगा. ठीक है, जैसे हमारे फॉरगेटिंग का फिनोमेना हो गया. फॉल्स मेमोरीज क्या होती हैं? फॉल्स मेमोरी इज समथिंग दैट यू व्हेन यू हैव हर्ड ना कि नॉस्टैल्जिया, वेट, ओके सॉरी, हाँ, you must have heard कि nostalgia is something that is not fully real because it makes you think that जो चीज़ें थी वो बहुत अच्छी थी even though वो नहीं थी. ठीक है, तो that's what nostalgia does. आपकी कई बार बहुत सारी फेक मेमोरीज बन जाती है. कई बार ऐसे होता है कि यू थिंक कि ये चीज़ हुई है बट वो चीज़ एक्चुअली नहीं हुई होती है. देन कॉन्शियसनेस की बात करें तो खुद के मेंटल स्टेट के बारे में अवेयरनेस कि मुझे क्या फील हो रहा है, मेरे को क्या समझ आ रहा है कि एसी चल रहा है, आई एम फीलिंग कोल्ड. ठीक है, दैट इज़ लाइक अ कॉन्शियस थिंग, आपको पता है. ठीक है, बॉडीली सेंसेशन है वो. आप मेरे मेंटल स्टेट, ओ आई एम फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड, ओ आई एम वेरी इरिटेटेड, ओ आई एम वेरी काम. तो ये चीज़ों की अवेयरनेस होना, ये आपकी कॉन्शियसनेस है. ठीक है, सब्जेक्टिव चीज़ है, अपने ऊपर आप रिफ्लेक्ट करते हो अपने थॉट्स के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में. तो कॉन्शियसनेस के में हम अल्टर्ड स्टेट्स को भी पढ़ते हैं, जैसे स्लीप के बारे में पढ़ते हैं, हिप्नोसिस के बारे में पढ़ते हैं, अटेंशन के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, देन वी हैव नॉलेज रिप्रेजेंटेशन.
नॉलेज किस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, ऑर्गेनाइज होती है माइंड के अंदर, और कैसे उसको रिट्रीव करा जाता है ना. इफ़ यू सी लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड ना. जैसे आपका मेमोरी हो गया, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हो गया, दे आर सो कनेक्टेड. देन वी हैव थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं आप कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर सकते हो. तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, स्कीमाज आ जाते हैं. स्कीमा इज बेसिकली योर बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ थॉट, एक बेसिक आइडिया ऑफ अ थॉट. ठीक है. मेंटल मॉडल्स होते हैं, कैसे आप इंफॉर्मेशन के से मीनिंग निकालते हो, दूसरों से बात करते हो. काफ़ी लोग होते हैं जिनकी यूनिक एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, बट कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं कॉमन चीज़ें निकालते हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आई जस्ट गिव यू वेरी बेसिक एग्जाम्पल कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 10 लोगों में ABCD स्टोर हो रहा है, 15 लोगों के अंदर EFGH स्टोर हो रहा है, 25 लोगों के अंदर 10, 12, 13, 14 फिट हो रहा है. सो इट्स लाइक देर आर डिफरेंट वेज इन विच पीपल ऑर्गेनाइज देयर इन्फॉर्मेशन. ओके. Thinking and concept formation. Thinking involves mental manipulation of information to solve problems, reasons and ठीक है. So मेंटली आप कैसे इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हो, कैसे उसे समझते हो. एंड मैनिपुलेशन एर इज नॉट कि तो जो तुम्हारे एक्स ने तुम्हारे साथ करा था. मेंटल मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज बेसिकली इफ आई नो दैट A² + B² इज इक्वल टू C², तो मैं उसको अपनी इक्वेशन के अंदर कैसे लगा रही हूँ कि मेरा आंसर निकले. See, I was very shit at maths, so I'm probably giving example जो अगर कोई मुझे देता तो शायद मुझे अच्छे से समझ नहीं आता. तो I will give you a better example. Let's say you are going out with your friends and one of your friends says कि I really like ice cream. तो आपके माइंड में वो इन्फॉर्मेशन फिट हो गई. 10 दिन बाद आपकी लड़ाई हो गई, तो आप सोच रहे हो एंड आपने वो इन्फॉर्मेशन ली. हाँ, this person likes ice cream, maybe I should get them ice cream and maybe it will make them feel better. तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर रहे हो. आपको ध्यान है, आपने कहा हाँ मैं इस चीज़ को यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ. ठीक है. कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुप. आप कैसे कॉन्सेप्ट बनाते हो, ग्रुप्स कैसे बनाते हो. ठीक है. ऑब्जेक्ट्स है, इवेंट्स है, आप कैसी चीज़ों को कनेक्ट करते हो. जैसे कि आई से दैट रिद्धि लाइक्स आइसक्रीम. सो मैंने इन दोनों चीज़ों को कोरिलेट करा, इन दोनों चीज़ों को एक बॉक्स में डाला. ठीक है. एंड मेरे को इससे याद आया कि शी ऑल्सो लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन. ठीक है. एंड देन आई एम लाइक ओ साहिल ऑल्सो लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन. ठीक है. सो ऐसे में कैसे चीज़ों को इंटरकनेक्ट करती हूँ, कैसे ग्रुप करती हूँ चीज़ों को. ठीक है. ये हमारा ये डोमेन हमारा स्टडी करता है कि लोग कैसे हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं, कैसे लॉजिक लगाते हैं चीज़ों. हाइपोथेसिस जनरेट करना इज़ बेसिकली एक प्रॉब्लम है तो उसका टेंटेटिव आंसर निकालना कि इफ़ रिद्धि इज़ सैड आई विल गेट हर आइसक्रीम. सो वो टेंटेटिव सॉल्यूशन निकाला आपने. नाउ यू डोंट नो इफ इट विल एक्चुअली वर्क और नॉट. इमेजरी, मेंटल इमेजेस बनाना, कॉग्निटिव मैप्स बनाना. टर्मन का दैट इज एक्सपेरिमेंट. ठीक है. वेट, टर्मन, टोलमैन का एग्जाम्पल. आई एम जस्ट कंफर्मिंग. वेट, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस. आई एम प्रीटी श्योर दैट इट्स वेट, जस्ट गिव मी अ मिनट. I don't want to give out any wrong information. Tolman, right? It's Tolman. I was right. तो टोलमन ने ना एक्सपेरिमेंट करा था. मैंने बहुत अच्छे से इंट्रो के उसमें समझाया है. सो आई एम नॉट गोना गो ओवर इट अगैन. बट अगर तुम्हें इंटरेस्ट है कॉग्निटिव मैप्स के बारे में जानने के अंदर, सो इट्स बेसिकली यू नो हाउ वी से दैट यू लेट्स से दैट यू हैव टू गो समवेयर एंड आपका गली में आप बहुत टाइम से रह रहे हो उस घर के अंदर एंड यू हैव बिन लिविंग फॉर ईयर्स. तो आपको पता है कि एक रास्ते पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो यू कैन जस्ट थिंक अच्छा अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ पे भी मैं जा सकता हूँ. सो आई जस्ट मेक अ बॉक्स. लेट्स से दैट दिस इज़ द प्लेस यू आर लिविंग एट एंड दिस इज़ योर हाउस एंड दिस रोड इज़ ब्लॉक्ड. यू हैव टू रीच हियर. ठीक है. पर यहाँ पे ये वाला रोड किसी ने ब्लॉक कर दिया. तो यू नो कि अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा मैं तो भी यहाँ पहुंच जाऊंगा. तो तुम्हारे अंदर ये पूरा एक ओवरव्यू आया उस चीज़ का. तो दिस इज योर कॉग्निटिव मैप. ठीक है. आप स्पेशली इंफॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कि कैसे आप अपने माइंड में बॉक्सेस को फिट इन करते हो.
ठीक है। इमेजरी से मेमोरी अच्छी होती है, प्लानिंग अच्छी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होती है, क्योंकि आप मेंटली उन चीज़ों को देख पाते हो, ठीक है। मोर ऑफ यू नो व्हेन यू गिव एग्जाम्स, कई बार आपके माइंड में ऐसे हो जाते हैं कि यार आई रिमेंबर that this is on 96 page number and this is on this side of the page and this is on this paragraph, but तुम्हें वो words नहीं दिखते. So that is your imagery working. थोड़ी imagery और strong होती है तो आपको वो पूरी चीज़ दिखती, photographic memory हो जाती है आपकी. Language processing जो होती है उसमें आपका अंडरस्टैंडिंग यूज़ होता है, लैंग्वेज को आप कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें पढ़ी जाती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर, कैसे जो लोग हैं वो हमारे लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड कर रहे होते हैं, और लैंग्वेज कैसे हमारे थॉट को इन्फ्लुएंस करती है, बच्चे कैसे लैंग्वेज को सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ डिसऑर्डर होता है विच इज़ नोन एज अफासिया, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि वो लैंग्वेज का जो हमारा रिलेशन है वो ब्रेन फंक्शन से कैसे कनेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऑटिस्टिक पीपल, दे डू नॉट डेवलप वेरी गुड कम्युनिकेशन, वाई डज दैट हैपन? तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये सब भी स्टडी करती है। देन वी जस्ट हैव स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। आई वुड से वैसे तो देखो इट्स लाइक 3 slides, but I am just gonna say that pause the video, take a 5-minute break because it's become a long video right now. Take a break, drink some water and come back. Pause कर लो and do come back. Set a timer on your phone for 5 minutes ताकि तुम distract भी ना हो, and keep your phone down. Do not use your phone at this time because तुम अभी भी phone या laptop या tab या whatever you're using उस पे हो. Take a break and then come back for scope. It's a very simple topic but समझ नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर ली हैं। Okay, so now that you're back, I hope you have taken a break. I hope you have paused and then played the video. We'll continue with the scope of psychology. स्कोप से क्या समझ आता है कि वो चीज़ आप आगे कहाँ परस्यू कर सकते हो या वो चीज़ें कहाँ कहाँ पे अप्लाई करी जा सकती हैं। तो पहला होता है हमारा सोशल साइकोलॉजी। ये एग्जामिन करती है कि सोशल साइकोलॉजी क्या है। आई एक्सप्लेन दिस टू यू इन इंट्रो एज वेल। सोशल साइकोलॉजी इज़ बेसिकली कि लोग जो हैं वो सोसाइटी से किस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं और जो भी बाहर वालों की इन्फ्लुएंस होती है वो उनके थॉट्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। मान लो दैट यू आर अ वेरी शाई पर्सन बट यू आर वेरी गुड एट सिंगिंग, ठीक है, आप बहुत अच्छे हो सिंगिंग के अंदर, बट आई एम अ स्ट्रेंजर टू यू एंड मैं एकदम से रूम में आके लाइक सिंग, प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, या समबडी सेज ओ यू नो दिस पर्सन सिंग्स रियली वेल, यार तू गाना सुनाना है इसको एक, तो तुम एकदम नर्वस हो जाओगे और तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत गिर जाएगी बिकॉज यू फील दैट ओ आई कांट, तुम्हारी वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो वो आपका हो जाता है सोशल इनहिबिशन, जब आप किसी बंदे की प्रेजेंस के पीछे आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। तो ये सोशल साइकोलॉजी होती है, कैसे सोसाइटी, कैसे लोग आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी कॉग्निटिव साइकोलॉजी देखती है कि मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो कौन से मेंटल प्रोसेसेस हैं जो कि इंटरेक्शन के अंदर यूज़ हो रहे हैं। आप जब बात कर रहे हो किसी से, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई आर यू गेटिंग, व्हाई इज योर परफॉर्मेंस डिक्लाइनिंग व्हेन आई एम प्रेजेंट, ठीक है। ये बात करते हैं कि कॉग्निशन कैसे सोशल बिहेवियर को शेप करती है, कैसे लोग इंप्रेशन बनाते हैं, एटीट्यूड बनाते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं लोगों से, ठीक है। कन्फर्मिटी इज बेसिकली 4 लोग एक चीज़ बोल रहे हैं तो 5वां भी कहीं ना कहीं अग्री कर देगा। अगर मान लो यू ऑल से दैट ब्लू इज़ अ गुड कलर बट आई पर्सनली थिंक दैट ब्लू इज़ वेरी शिटी, बट मेरे को 10 लोग, आई एम स्टैंडिंग इन अ सर्कल एंड 10 पीपल आर सेइंग ब्लू 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 ब्लू, तो मेरा कहीं ना कहीं मैं भी कंफर्म कर जाऊंगी कि हाँ ब्लू, ठीक है। आप कैसे दूसरों को परसुएड कर रहे हो, मना रहे हो किसी चीज़ के लिए, कैसे सोशली चीज़ों को देख रहे हो, कैसे परसीव कर रहे हो सोसाइटी को, ग्रुप डायनामिक कैसे बन रहे हैं आपके। सो दैट्स ऑल अ पार्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी, अच्छा आई वोंट गो इन वेरी डिटेल ऑफ द स्कोप बिकॉज ये मोरलेस तुम्हें चीज़ें पता ही हैं इफ़ यू हैव सीन लाइक द इंट्रो का वीडियो। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी
बेसिकली फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिव प्रोसेसेस अंडर। सो बेसिकली आपके कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं जब कोई डिसऑर्डर हो रहा है। जब भी क्लिनिकल की बात आ जाए तो समझ जाना डिसऑर्डर की बात आएगी, ठीक है। डिप्रेशन है तो डिप्रेशन में क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन सा कॉग्निशन यूज़ हो रहा है, कौन से केमिकल्स ब्रेन में रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेट्स हाउ कॉग्निटिव डिसफंक्शंस कंट्रीब्यूट टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। आपके अंदर अगर मान लो हिपोकैम्पस की फंक्शनिंग बहुत ख़राब हो रही है, आपके मेमोरी प्रोसेसेस के अंदर इशू आएगा। नाउ यू स्टडी कि अल्जाइमर्स किस रीज़न से होता है, सर क्या कॉग्निटिव फंक्शन जिससे अल्जाइमर्स हो रहा है, डिमेंशिया हो रहा है, ठीक है। देन वी हैव कॉग्निटिव थ्योरीज को अप्लाई करना, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, उसको आप मैलअडैप्टिव बिहेवियर को ठीक करने के लिए यूज़ करते हो, जिसके अंदर कॉन्टिन्यूसली आपका कॉग्निशन भी धीरे धीरे चैलेंज करा जाता है, चेंज करा जाता है, आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज करा जाता है और आपके बिहेवियर्स को भी उसके हिसाब से मॉडिफाई करा जाता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, कैसे आपकी एबिलिटीज़ जो हैं वो लाइफ स्पैन के अंदर डेवलप होती हैं, इवॉल्व होती हैं। यू आर अ चाइल्ड, यू कैन नॉट प्रोसेस अ लॉट, बट धीरे धीरे यू स्टार्ट प्रोसेसिंग मोर स्टफ, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग मोर स्टफ, एंड धीरे धीरे एज यू एज आपका वो फिर से एबिलिटीज़ डाउन हो जाती हैं। बच्चे कैसे लैंग्वेज एक्वायर करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मेमोरी डेवलप करते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। एजिंग के अंदर प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं, एवरीथिंग इज जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड है इट विल कम अंडर डेवलपमेंटल कॉग्निटिव साइकोलॉजी। देन वी हैव न्यूरो साइकोलॉजी, ब्रेन बायोलॉजी में पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आई एम नॉट गोइंग एक्सप्लेन दिस अगैन, ओके आई विल टेल एनीवेज, ओके। कोई ब्रेन इंजरी है, हिपोकैम्पस खराब हो गया तो मेमोरी जाएगी, एमिगडाला खराब हो गया इमोशनल रेगुलेशन जाएगा, सो दैट्स बेसिकली न्यूरो साइकोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और मैनेजरियल साइकोलॉजी, कैसे आप वर्क प्लेस पे साइकोलॉजी को, कॉग्निटिव साइकोलॉजी को लगाते हो डिसीजंस लेने में, लीडरशिप में, कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने में। अगर आप समझ जाओगे कि अच्छा इफ़ अ पर्सन इज़ बीइंग रिवॉर्डेड या इफ़ अ पर्सन इज़ बीइंग गिवन मोर सैलरी, तो उनका मोटिवेशन हाई हो जाएगा और वो अच्छा काम करेंगे। तो वो आपने कॉग्निशन पढ़ा उसका कि ये चीज़ क्यों हुई, उसका क्या थॉट प्रोसेस चला, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। देन वी हैव एजुकेशनल साइकोलॉजी, कैसे आपके जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं वो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं एजुकेशनल इन्वायरमेंट के अंदर, कैसे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लर्न करते हैं। कुछ लोग म्यूज़िक सुन के याद करते हैं, कुछ लोग को एकदम वो चाहिए होता है कि कोई मेरे पास ना आए, कुछ लोग होते हैं जो घूमते घूमते पढ़ते हैं, ठीक है। तो कैसे किस टाइप का करिकुलम बनाया जाए, किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए जाएँ जिससे कि बेस्ट आउटकम निकले। सो दैट्स ऑल विल बी डूइंग फॉर टुडे, ठीक है। आई विल गिव यू अ क्विक ओवरव्यू ऑफ व्हाटएवर वी डिड। नेचर करा, अल्रिक नाइजर स्टर्नबर्ग की डेफिनेशन करी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। देन वी डिड कैसे साइंटिफिक नेचर का है, वी डिड एग्जाम्पल, वी डिड की एम क्या है, एम मैटर क्यों करता है, हमने फिर डायलेक्टल डेवलपमेंट देखी कि क्या होती हैं, फिर उसके बाद हमने की इशूज़ करे थे, ठीक है। सॉरी, वी डिड फंडामेंटल आइडियाज़, क्या हमारे मेनली फंडामेंटल आइडियाज़ हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर, फिर हमने अपने की इशूज़ को ख़त्म करा था। Then we did domains of cognitive psychology and then we covered scope of cognitive psychology. So I hope you guys could understand मैंने क्या चीज़ बोली है, because I have put in a lot of work in this and I hope कि तुम लोग को समझ आया हो. If you guys have any doubts, any questions, feel free to reach out. And okay, so this is basically my Instagram. लोकी साइकोलॉजिस्ट के यूट्यूब तो तुम्हें पता ही है। आई ऑल्सो स्टार्टेड अ व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसके अंदर तुम मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो। वी पोस्ट लाइक रिमाइंडर्स ऑल्सो डेली, नाइट रिफ्लेक्शन हो गया, मॉर्निंग रिमाइंडर्स हो गए। वी ऑल्सो हैव अ ड्यू साइकोलॉजी स्टूडेंट्स करके ग्रुप जिसके अंदर मैं सारी पीपीटीज शेयर करती हूँ। तो अगर तुम्हें पीपीटीज चाहिए तो मेक श्योर दैट यू जॉइन द कम्युनिटी। अगर तुम्हें कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर चाहिए, कुछ भी चाहिए, यू कैन ऑलवेज आस्क दैट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। एंड अगर मैं ना करूँ, हो सकता है कोई और शेयर कर दूँ तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें कुछ बात करनी है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, यू वांट टू पर्सनली कनेक्ट विद मी, यू कैन ईदर डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन ईमेल मी एज वेल एंड आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। And yes, that's it for today. Thank you so much for coming. Thank you so much for listening to me पूरा का पूरा। कुछ भी doubts है, कुछ भी है, do reach out, do comment below. If you guys need me to teach in a different way, कोई समझ आ रही है, कोई समझ नहीं आ रही है, make sure to let me know so that I can also improve and I can help you better. So yeah, bye bye.